Now next right is the right to freedom. Right to freedom is the second fundamental rights which we receive from the constitutions. Is article 19 to 22. Remember this, article 19 to 22. First I will describe the article 19. Freedom of speech and expressions, freedom of assembly, freedom of movement, freedom of profession, occupation, trade and business. यानी आप स्पीच के लिए फ्री हैं, आप कोई असेंबली कर सकते हैं, कंट्री के किसी भी पार्ट में आप मूवमेंट कर सकते हैं, जा सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड या बिजनेस आप किसी भी पार्ट में अपने कंट्री के कर सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द फ्रीडम. Next is Article 20. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than one. किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए या कोई भी जो चीज़ें गलत करता है उसके लिए एक बार से ज़्यादा आप सज़ा नहीं दे सकते. आर्टिकल 21, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी. According to the right, it is duty of government to provide basic public facilities to citizen. For example, medical care, food, livelihood, shelter, education, healthy environment, and so many things are there. अब हम आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, तो जो बेसिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटीज़ होती वो सारी इसी में आती है, जिसमें वाटर, सैनिटेशंस, कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है. एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है वो भी इसी का पार्ट है. और ये एक ऐसा आर्टिकल है जिससे टाइम टू टाइम एक्सटेंड किया गया है, यानी कि बढ़ाया गया है. जो जो चीज़ें लग रही, जैसे फूड सिक्योरिटी है, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल है राइट टू लाइफ. सो ये सारी चीज़ें, मेडिकल केयर प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट सारे सिटीजन्स को, तो ये सारे रिलेटेड है राइट टू लाइफ से. तो ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. Last is Article 22. According to this article, every person has a right to defend by a lawyer. अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो बिना फेयर ट्रायल के आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, यानी हर एक पर्सन पहले उसे डिफाइन किया जाएगा, लॉयर डिफाइन करेगा, एक सिस्टमेटिकली जो फेयर ट्रायल होगा उसके बाद ही उसे सज़ा सुनाई जा सकती है. तो आर्टिकल 22 भी पार्ट है आर्टिकल 21 का. सो इट्स ऑल अबाउट द राइट टू फ्रीडम. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट right against exploitation. In this fundamental rights, there are two articles, Article 23 and Article 24. जैसा कि इसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि अगर आपसे कोई भी आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. आर्टिकल 23, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द ट्रैफिकिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है. ट्रैफिकिंग मीन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, मीन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर इलीगल पर्पस. ये जब कुछ गलत तरीके से बाइंग और सेलिंग होती वुमेन्स और चिल्ड्रंस की स्पेशली, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 24, prohibit the child labor. No one can employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine and other works such as railway, ports, etc. कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर को अबॉलिश किया गया है. पहले कई ऐसी इंसिडेंट हुए हैं जब छोटे छोटे बच्चों से बहुत ही हार्डिजियस या फिर ऐसा वर्क कराया जाता है फिज़िकल जो कैपेबल नहीं होते बच्चे. इसलिए ये स्पेशल जो आर्टिकल है वो चाइल्ड को, जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके और उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. Now next fundamental right is the right to freedom of religious. Is related to Article 25 to 28. So first about the Article 25, is say that freedom of practice any religious. आप किसी भी religious की practice कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास right है कोई भी religious follow करने का, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है.
क्योंकि हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है जो सारे धर्मों को मानता है। आर्टिकल 26 सेज दैट फ्रीडम ऑफ मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर, क्योंकि सेकुलरिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम स्टेट, कि स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है। दैट्स वाई आपको अपने रिलीजियस अफेयर्स जो है वो आपको खुद मैनेज करने होते हैं, इसके लिए आप फ्री है। आर्टिकल 27 फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजियस टैक्स, गवर्नमेंट कोई भी रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकती है। इन एंशियंट टाइम जब मुगल यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हिंदूज को अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने की फ्रीडम दी थी, बट उसके लिए उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था, जजिया टैक्स। अब क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी हैव गॉट द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सेकुलरिज्म, एक सेकुलरिज्म नया कॉन्सेप्ट आया, धर्मनिरपेक्ष राज्य। देन सेज दैट no religious tax taken by the government. Next article is Article 28. Everyone has a right to respect of his and her dignity. सभी को ये right है कि वो एक दूसरे की डिग्निटी को रेस्पेक्ट करे, चाहे वो किसी भी रिलीजियस का है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। सो इट्स ऑल अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। Next article is cultural and educational right. According to this right, there are two articles, Article 29 and 30. It's mostly related to the minorities group, protection the interest of minorities. ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट माइनॉरिटी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंजर्व करना या उनको सेव करना या उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का करता है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। जितने भी सिटीजन्स हैं जो भी इनकी लैंग्वेजेस है, कल्चर है, उनको वो कंजर्व कर सकते हैं। देखिए हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, उनके लैंग्वेज, उनकी कल्चर, उनकी जो ट्रेड है वो बिल्कुल ट्रेडिशंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो अपने लैंग्वेज को, कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, उनको ये पूरा राइट है। Article 30 says right to minority to establish and administer educational institution, कि माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो अपने कल्चर को स्प्रेड करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकती है ताकि उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशनल आगे बढ़ सके। सो इट्स ऑल अबाउट द राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। Now last fundamental right of the Indian Constitution is enforcement of all the fundamental rights. It's also known as the heart and soul of our Constitution. Mostly इस जो फंडामेंटल राइट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस फंडामेंटल राइट के बिना कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी कोई भी वेटेज नहीं है, क्योंकि ये वो राइट है जो सारे राइट्स को इन्फोर्समेंटली फॉलो कराता है। सो फर्स्ट I will describe this. These rights make the other rights effective. If any citizen think that his or her rights has been violent, then they can approach to the court. अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेंट हो रहे हैं या सिक्योर नहीं है, तो वो कहाँ अप्रोच कर सकता है? कोर्ट में। कोर्ट विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स। कोर्ट जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। This is called the right to constitutional remedies. This itself a fundamental right. This right make other rights effective. It is possible that sometimes our rights may be violated by the fellow citizen, private bodies or by the government. कोई भी हमारे fundamental right को violate कर सकता है। When any of our rights are violated, we can seek remedy through court. हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा उस कंडीशन में? कोर्ट, यानी जुडिशरी हमें प्रोटेक्ट करेगी। इफ़ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने नाम दिया कि हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, यानी इसके बिना कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो
इनकम्प्लीट है, क्योंकि यही राइट है जो हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पावर्स देता है. सो वी हैव डिस्कस द फंडामेंटल राइट of the Indian Constitution. You will learn all fundamental right with their articles, and remember that what are the fundamental rights. Thank you, students. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.